हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट फंडा। मैं हूं आपके बालाजी एजुकेटर और आज मैं पढ़ाने वाले हैं आपको केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। उसमें भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम CEL मीन्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसको एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसकी ट्रिक्स देखेंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स देखेंगे। जितना ट्रिक्स हो सका है मैंने उतना ट्राई किया है, बट जो नहीं हो पाया है मैंने आपको वो डिटेल्ड में और मैं आपको बता भी दूंगी, और कुछ शॉर्ट में मैंने आपको पूरा ही अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एंटा एसिड्स से। तो देखो, एंटा एसिड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं आज के टाइम में? हिस्टामिन, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन। ठीक है, सिमेटिडिन को दूसरे नाम से जाना जाता है, इस नाम से दवाई आती है, ठीक है, मार्केट में, जिसका नाम है टेगामेट। ठीक है, और ये मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रेनिटिडिन को हम जेनटेक बोलते हैं। अगर हम पुराने टाइम की बात करेंगे तो मतलब जैसे किसी के पेट में एसिडिटी हुई तो क्या यूज़ करते थे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते थे। ठीक है, जो कि मिक्सचर होता था एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का, जो कि बहुत हार्मफुल होता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि उसने पूरा ही क्योर कर दिया है, बट वो क्या करता था? सप्रेस कर देता था। मतलब सप्रेस करने का मतलब समझ रहे हो कि वो सप्रेस तो हो गया है, कोई डिजीज़ वो फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ ठीक नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद में ये सब दवाइयाँ आई जो कि एसिडिटी को ठीक कर देती है। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रिक्स देखेंगे तो मतलब मेरे को ट्रिक्स कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो देखो, सिंचैन वाला कार्टून सभी ने देखा होगा। सिंचैन तो सबका ही फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है सिंचैन। ठीक है, तो सिंचैन की फादर का नाम ना हिरोशी नोहारा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हिरोशी से ही एक ट्रिक बनाई, मतलब याद करने के लिए हमको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत काफ़ी होती हैं। तो देखो, हिरोशी से HI है, हिरोशी से हो जाएगा यहाँ पे HI से हो जाएगा हिस्टामिन। ठीक है, RO, हिरोशी में R आ रहा है। ठीक है, R से हो जाएगा रेनिटिडिन, और यहाँ पे शी है, SHI है, तुम C समझ लो ना, शी और C एक ही बात है, तो इससे हो जाएगा सिमेटिडिन। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ये हो गए हमारे एंटा एसिड्स हो गए। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे एंटी हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स मतलब किससे रिलेटेड है? ये चीज़ ना हिस्टामिन रिलेटेड होता है एलर्जी से। किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है एलर्जी से। तो हमको किस किस चीज़ से एलर्जी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरे भाई है ना, उसको रेन से एलर्जी है, रेन वाटर हो गया, या डस्ट से तो बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो किसी किसी को पॉलन से एलर्जी होती है, किसी किसी को मेडिसिन से एलर्जी होती है, किसी किसी को ना पेनिसिलिन से भी एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी में जो दवाइयाँ हम यूज़ करेंगे ना, वो उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा, तो देखो, ब्रोमफेनेरामाइन यूज़ होता है जिसको हम डिमटैप भी कहते हैं। ठीक है, और टर्फेनाडिन यूज़ होता है जिसको हम सेल्डेन कहते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर तुम देखोगे जो छोटे भाई होते हैं ना, वो बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं, लाइक एन एलर्जी, कि वो तुमको बहुत इरिटेट करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ना लिखा हुआ है, देखो, लिटिल ब्रो लाइक एलर्जी। तो यहाँ पे ट्रिक अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 13 ब्रो। ठीक है, तो 13 हो जाएगा, टर्फिनाडिन हो जाएगा। ठीक है, एलर्जी से याद रखो कि छोटा भाई ना एलर्जी लाइक है। ठीक है, तो 13 ब्रो, टर्फिनाडिन हो जाएगा 13 से, और ब्रो से क्या हो जाएगा? ब्रोमफेनेरामाइड। ठीक है, तो इतना तुमको समझ में आएगा। अब हम आ जाते हैं एनाल्जेसिक से। तो एनाल्जेसिक म्हणजे पेन। ठीक है, पेन रिलीविंग जो दवाई हैं उनको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे तुम लोग मतलब कभी कभी ना पेन के लिए कॉम्बीफ्लेम, ये सब कॉमन नेम सुने होंगे तुमने। तो ये सब किस में आती है? एनाल्जेसिक्स में आती है। अब इसमें आ जाते हैं, दो कैटेगरीज आ जाती है, नॉन नार्कोटिक आ जाती है और नार्कोटिक आ जाती है। नार्कोटिक मतलब तो यहाँ पे मैंने नशा ही लिख दिया है। तो नशा से ही, नॉन नार्कोटिक से हम नशा से ही समझ जाएंगे। तो नशे में तीन तीन चीज़ें हैं। देखो, मॉर्फिन का नाम तुमने सुना होगा, मॉर्फिन बहुत ही यूज़ करते हैं। मॉर्फिन मतलब बहुत सीवियर पेन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मान लो पोस्टपार्टम पेन है, ठीक है, आफ्टर सर्जरी वाला पेन है, या किसी को एक्सीडेंटल पेन हो रहा है, वो सब पेन है। तो मॉर्फिन क्या है? एक नशे की दवाई है, नशा है, नशा है। मॉर्फिन लोग बहुत नशा करते हैं, ये सब चीज़ें। हेरोइन, कोडेन सुना होगा तुमने, ये तो नशे की है ना। तो इसीलिए नार्कोटिक मतलब नशा है, तो मॉर्फिन, हेरोइन और कोडेन का यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे नॉन नार्कोटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे एस्पिरिन का बहुत यूज़ होता है। देखो, एस्पिरिन के यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रखे हैं, किस किस चीज़ में होता है? हार्ट अटैक में यूज़ होता है, ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता है और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। और वो एंजिना पेक्टोरिस होता है, एंजिना पेक्टोरिस मतलब हार्ट में दर्द होता है, ठीक है, हार्ट पेन होता है ना, उसको ये प्रिवेंट करता है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना तुम लोग को समझ में आया? अगर समझ में आया तो गाइज लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स पे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स सबको ही जानता है, ठीक है ना। हमको ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा, एंटीबायोटिक्स है। ठीक है,
उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, दैट इज़ एंटी। ठीक है, आप देखो इसमें हमने मतलब एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं हम एंटीबायोटिक्स में। साल्वर्सन है, प्रोटोनसिल है, ठीक है, सल्फोनामाइड है, ठीक है, सल्फापायरिडीन या एजोडाई है। एजोडाई और साल्वर्सन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें देखो साल्वर्सन के अंदर आर्सेनिक आर्सेनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है एजोडाई में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड के एकदम सिमिलर होता है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर ये वाला। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स का, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, कहाँ लिखे हम, यहाँ लिखती हूँ मैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल इरलिच। ठीक है, पॉल इरलिच नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है, जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। उसने क्या किया, आर्सेनिक खोजा। ठीक है, सबसे पहले क्या खोजा था उसने, आर्सेनिक। ठीक है, ये साल्वर्सन जिसका नाम बाद में उसने साल्वर्सन रखा है। ठीक है, आर्सेनिक खोजा और उसने देखा कि ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा था। मतलब ये जो आर्सेनिक खाने पे क्या हो रहा था, मतलब दवाई तो बाद में चीज़ें बना के बनाया ना, तो उसने देखा कि ये आर्सेनिक है ना, जो कि जिसका नाम रख दिया गया साल्वर्सन, वो ना अच्छा ट्रीटमेंट सिफिलिस के लिए, किसके लिए, सिफिलिस का स्पेलिंग क्या होगा, या सिफिलिस, या तो वो अच्छा ट्रीटमेंट है सिफिलिस के लिए, तो उसको बहुत सही लगा। ठीक है, तो उससे ना एक होता है ना रैंडमली कोई दवाई खोल डाली उसने। ठीक है, तो वो हो गया। फिर उसके बाद उसने दवाई बनाई, ठीक है, जिसका नाम रख दिया उसने क्या, एस्फिनामाइन। क्या रख दिया, एस्फिनामाइन दवाई का नाम रख दिया। ठीक है, और जिसको हम साल्वर्सन भी कहते हैं। एस्फिनामाइन इसका सेकेंडरी नेम है, वो तुम लिख लेना और वो याद करने का है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर समझ में आया। अब देखो, और मैंने तुमको बता दिया एजोडाई से सिमिलर है साल्वर्सन का स्ट्रक्चर, तो ये हमको याद करना होता है। ठीक है, अरे यार मैंने नीचे देखा ही नहीं, मैंने इसके बारे में लिखा होता है। देखो, पॉल इरलिच था, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और लेस टॉक्सिक ट्रीटमेंट है सिफिलिस का, क्या, साल्वर्सन देते हैं, तो अच्छा है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा था, एस्फिनामाइन रखा था, साल्वर्सन। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं, वेट ठीक कर लेती हूँ मैं इसे। अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिसाइडल लिखा हुआ है ना, बैक्टीरियोस्टेटिक लिखा है। ठीक है, बैक्टीरिसाइडल का मतलब कहेंगे, साइडल का मतलब किलिंग। ठीक है, किलिंग इफेक्ट है इसके अंदर, बैक्टीरिया को मार देगा। और बैक्टीरियोस्टेटिक की बात करेंगे तो इनहिबिटरी है, मतलब ये रोकेगा, पर ऐसा नहीं है कि उसको मारेगा नहीं पूरी तरीके से। ठीक है, तो बैक्टीरिसाइडल की एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही मतलब सबको पता होता है पेनिसिलिन। ठीक है, और क्या होता है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, ओफ्लॉक्सेसिन है। ठीक है, बैक्टीरिसाइडल है। अब यहाँ पे बात करेंगे बैक्टीरियोस्टेटिक की बात करेंगे तो ये पता ही आते हैं, ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और क्लोरमफेनिकोल है। ठीक है, ये क्या है, इनहिबिटरी इफेक्ट है इनका। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे पूछा जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्वेश्चन पता है किसका आता है, क्वेश्चन आता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी है। ठीक है, तो नैरो स्पेक्ट्रम में तुम याद रख लो, पेनिसिलिन जी इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। मतलब क्या होता है, इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये बहुत एरिया कवर कर रही है, इसी को बोलेंगे ना ब्रॉड। तो समझ आओ, ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे कोई एंटीबायोटिक अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मार रही है, दोनों को मार रही है, तो क्या हो जाएगी, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं मार रही है, मतलब दोनों में से एक को मार रही है, बहुत कम काम कर रही है, तो नैरो है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो जाएगी, जो कि हमने पढ़ लिया पेनिसिलिन जी है, दैट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो दैट इज़ एम्पिसिलिन और अमोक्सिलिन। ठीक है, अमोक्सिसिलिन, वट एवर इट इज़। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल है और नैरो स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे मूव कर। नाउ वी हैव एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम डिटॉल। तो डिटॉल ना सबने सुना होगा, टीवी मतलब टीवी टेलीविज़न पे डिटॉल के बारे में बताते रहते हैं, डिटॉल लगाओ 99% तक कीटाणु मारता है, बट 1% में छोड़ ही देता है ये। 1% को कौन मारेगा भाई, कम मारोगे 1% का, मतलब सोच रहे इतने सालों से ना 1% कीटाणु क्यों छोड़े हैं, समझ नहीं आता मेरे को। चलिए ठीक है, अभी हम छोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल कह रही हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है मैंने, CVT याद रखना बहुत ईजी है यार, इतना तो याद रख लो। तो CVT क्यों लिखा है, अगर हम बात करेंगे डिटॉल के अंदर ना 3 चीज़ें होती हैं। देखो, क्लोरोजाइलेनॉल होता है, टर्पाइन ऑयल होता है और बाइथाइनॉल होता है। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनता है डिटॉल बन जाता है। ठीक है, तो बस बहुत इजी है, CVT याद रखना है। डिटॉल तुम सबको पता ही है, तो किससे बनता है, क्लोरोजाइलेनॉल, टर्पाइनॉल, बाइथाइनॉल। ठीक है, ये सबसे मिलकर क्या बनता है, डिटॉल। अब देखो, तुम लोगों ने ना क्वेश्चन बहुत सुना होगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन में कुछ खास नहीं होता,
क्या होता है, आयोडीन का 2 से 3% सोल्यूशन होता है अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तुम आयोडीन ले लो 2 से 3% और उसको डाल दो क्या, बोर्ड का इज़ प्योर अल्कोहल, आई डोंट नो, ओके छोड़ो। तो अल्कोहल के अंदर हमको आयोडीन डालना है 2 से 3%, तो हमारा बन जाए टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत आ जाता है। ये तो हमारे हो गए एंटीसेप्टिक्स हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डिसइंफेक्टेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो, वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज हम कैसे बनाएंगे, बोरिक एसिड लेना है, ठीक है। किसमें, डायल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमको बोरिक एसिड लेना है, तो हमारी आँखों के लिए एक अच्छा सा एंटीसेप्टिक बन जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाँ ये अभी तक एंटीसेप्टिक ही चल रहे थे, अभी आ जाओ यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर आ जाते हैं। देखो 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज़ अन एंटीसेप्टिक, ठीक है, अच्छा एंटीसेप्टिक है। अगर 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज़ अ डिसइंफेक्टेंट। देखो, अगर हम 0.2% सॉल्यूशन लेंगे फिनॉल का तो क्या हो जाएगा, वो एंटीसेप्टिक बन जाएगा, अच्छा। और अगर 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल लेंगे तो डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। और एडिटॉल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते रहता है, तो उसे तुम रट ही लो, ठीक है, रट लो। तो मैंने तुमको ट्रिक भी बता दिया है, CBT बहुत ईजी है, याद करना उसको, ठीक है। अब आ जाएंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। देखिए, अगर हम बात करें बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में, तो उनके अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ये सब क्या करता है, सप्रेस कर देता है ओव्यूलेशन को या स्पर्म मोटिलिटी, ये सब, ठीक है। लेकिन स्पर्म मोटिलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये सप्रेस कर देगा ओव्यूलेशन को, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है, इसलिए बर्थ कंट्रोल पिल देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें ना 2 चीज़ दे रखे हैं, 2 दवाई दे रखे हैं, तो 2 मेडिसिन यहाँ पे, नॉरेथिंड्रोन दे रखी है, ठीक है, और एक दे रखी है, इसको अलग तरीके से बोलती हूँ मैं, अभी इसको पढ़ती हूँ, इथेनाइलेस्ट्राडाइन। देखो, दूसरी दे रखी है इथेनाइल एस्ट्राडायोल, ठीक है, ये दे रखी है। अब इसमें देखेंगे, हमने नॉरेथिंड्रोन देखा था, उसके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव होता है जो कि सप्रेस करेगा ओव्यूलेशन को, ठीक है। और इथेनाइल एस्ट्राडायोल के अंदर क्या होता है, ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव होता है, और इसका सेकेंडरी नेम हमको दे रखा है नोविस्ट्रोल। ये मतलब मार्केट में ना नोविस्ट्रोल के नाम से जानी जाती है, बहुत पॉपुलर है नोविस्ट्रोल के नाम से। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्पार्टेम, क्योंकि इसकी अगर हम देखेंगे, इसकी स्वीटनिंग वैल्यू हम देखेंगे कैन शुगर की कंपैरिजन में 100 होती है, और इसका हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स में, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे। मतलब कुकिंग टेम्परेचर पे अगर हम इसको हीट करेंगे थोड़ा सा भी, या गर्म हो जाएगा, तो इसकी जो स्वीटनिंग वैल्यू है, जो स्वीटनेस है ना, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ सैकरीन। सैकरीन की बात करेंगे तो सैकरीन इज़ द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका केमिकल नेम है ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, ठीक है। और इसकी जो स्वीटनिंग वैल्यू होती है वो 550 होती है, किसके कंपैरिजन में, कैन शुगर के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मतलब ये मीठा होता है, और जैसे लोग यूज़ करते हैं ना शुगर फ्री वगैरह, तो इसमें हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सैकरीन वगैरह यूज़ करा जाता है, ठीक है। और सबसे पहला देखो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है ना ये, ठीक है। अब आ जाओ सुक्रालोज। सुक्रालोज क्या है, ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव है ये, ठीक है। इसकी जो स्वीटनिंग वैल्यू होती है वो 600 है, ठीक है। और ये प्रोवाइड कराता है 0 कैलोरीज प्रोवाइड कराता है, और ये इसका टेस्ट बिल्कुल शुगर के जैसा होता है, स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, मतलब कि हम इसको हीट दे सकते हैं, और कुछ गर्म वाली चीज़ें होती हैं वो डिशेज़ हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एलिटेम पे, अगर हम चाहते हैं तो एलिटेम की ना जो स्वीटनिंग वैल्यू होती है ना, वो इन सबसे बहुत ज़्यादा होती है, 2000 होती है। किसके कंपैरिजन में, कैन शुगर के कंपैरिजन में 2000 बहुत बहुत ज़्यादा है। तो एक तो इसे हम बोलते हैं हाई पोटेंसी स्वीटनर, क्योंकि देखो 2000 वैल्यू है इसकी, और इसको ना यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे ना, इतना मीठा, मतलब हम बैलेंस ही नहीं बना पाएंगे कि कम ज़्यादा मीठा ऐसे करके, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव पे। फूड प्रिजर्वेटिव मतलब कि कुछ हमको खाना ना प्रिजर्व करके रखना है। कभी आप देखेंगे पैकेजिंग, जो पैकेट्स में खाना आता है, ठीक है, जंक
फूड होता है, चिप्स वगैरह खाते हैं, उनके अंदर हम गैस वगैरह ये सब फिल करके हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। और जो कैन वाले फूड होते हैं ना, उसमें हम फूड प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अचार हो गया, हमारे घर में जो अचार है ना, मतलब एक कॉमन एग्जांपल अगर हम लेंगे तो वो अचार का ले सकते हैं हम, तो हम अचार को प्रिजर्व करते हैं। अगर हम अचार की बात करेंगे तो उसमें वेजिटेबल ऑयल डालते हैं और हम सॉल्ट भी डालते हैं, शुगर भी डालते हैं, ये सब चीज़ें डालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव में क्या क्या जाता है, टेबल सॉल्ट आ जाता है, शुगर आ जाता है, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट आ जाता है, ठीक है। और सॉल्ट्स ऑफ सोर्बिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड, ये ठीक है। ये बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, बट जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेक्रीन से क्वेश्चन आ जाता है और एस्पार्टेम से भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लींजिंग एजेंट, ठीक है। साफ़ सफाई की चीज़ें मतलब साफ़ सफाई की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, इसीलिए हमने इसको बोला था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो डेली में चीज़ें होती हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोप्स की। तो सोप क्या होता है? सोप एक सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है, ठीक है। हमने खुद बनाया है उस चीज़ को, ठीक है। देखो, दो टाइप के सोप्स बनाए जाते हैं, पोटेशियम सोप्स बनाए जाते हैं, सोडियम सोप्स बनाए जाते हैं। दोनों ही ठीक हैं, बट अगर बात करेंगे पोटेशियम सोप की बात करेंगे तो ये सोडियम सोप्स के मुकाबले काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा है यूज़ करने में। इसे हम यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन और ये सब ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं हम ट्रांसपेरेंट सोप्स की। ट्रांसपेरेंट सोप को कैसे बनाया जाता है? इनको ना इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, इसके अंदर इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। इससे क्या हो जाते हैं? ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं। शेविंग सोप की बात करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ होती है, मतलब लिक्विड जैसा ही चीज़ होता है, इसको हम बोलते हैं रोजिन, जो कि रोजिनेट बना लेता है, ठीक है। रोजिन चीज़ होती है, थोड़ा खुशबू भी लाती है, और ये जो फ्लपी मतलब क्या फॉग टाइप मतलब होता है ना, क्या हो जाता है वो शेविंग सोप में वाइट झाग हो जाता है ना, वो किसकी वजह से होता है? रोजिन की वजह से होता है। अब आते हैं हम लॉन्ड्री सोप की बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? फिलर लाइक सोडियम रोजिनेट होता है, ठीक है। सोडियम सिलिकेट होता है और बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट होता है लॉन्ड्री सोप्स के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वाई सोप्स डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। सोप्स हार्ड वाटर में वर्क क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके पास ना आयंस होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयंस होते हैं, जो कि इनको मतलब जो कपड़ा है हमने लिया है उसको हम साफ़ कर रहे हैं तो वो साफ़ नहीं करने देगा, क्योंकि एक स्टीरेट टाइप का एक चीज़ बना देता है, स्कम बना देता है, जो कि कपड़ों में चिपक जाता है और वो साफ़ नहीं करने देता है, ठीक है। मतलब पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाती है वो चीज़, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया सोप, ये सोप है, ठीक है। और इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, हार्ड वाटर की बात हो रही है, ये क्या है? हार्ड वाटर है, और ये क्या है? सोप है, ठीक है। हमने मान लो हमने सोप लिया, कपड़े के ऊपर रगड़ा, और पानी का यूज़ हम कर ही रहे हैं हार्ड वाटर का। इसके अंदर हम कैल्शियम आयन है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनसॉल्यूबल ना कैल्शियम स्टीरेट बना लिया, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या बना देता है? स्कम बना लेता है, जो कि कपड़े क्लीन नहीं हो पाते हैं इसकी वजह से। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट। चलिए, अब हम आ जाते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ना 3 टाइप की डिटर्जेंट्स हैं, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक। और ये देखा जाए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखो, एनायनिक डिटर्जेंट्स क्या हैं? एनायनिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इनका देखो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड वर्क्स में किया जाता है, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका टूथपेस्ट में हम एनायनिक डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी हम जान लेंगे उसको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट्स पे आ जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था 2021 में क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है। तो देखो, ये क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अमाइंस विद एसीटेट या फिर क्लोराइड्स या ब्रोमाइड के साथ होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये आया था, ये क्या होता है? सिट्राइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होता है, ठीक है। और जिसका यूज़ हम किस में करते हैं? हेयर कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं। तो कैटायनिक डिटर्जेंट्स किसका इसमें यूज़ होते हैं? हेयर कंडीशनर्स के अंदर होते हैं, शैम्पूज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स की बात करेंगे तो देखो, स्टेरिक एसिड होते हैं, रिएक्ट्स विद पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब इनका यूज़ होता है लिक्विड डिश वॉशिंग के अंदर। और यहाँ पे ना अभी कुछ चीज़ रह गई है यहाँ पे,
बारबीट्यूरेट्स रह गए हैं, तो मैं तुमको बता देती हूँ, नीचे ही बता देती हूँ बारबीट्यूरेट्स के बारे में। देखो हेडिंग डालेंगे हम बारबीट्यूरेट्स। बारबीट्यूरेट्स का मतलब होता है स्लीप प्रोड्यूसिंग, ठीक है, स्लीप प्रोड्यूसिंग जो भी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, वो मतलब जैसे किसी को नींद नहीं आता है, स्लीपिंग पिल्स इनको बोलते हैं। इनके एग्जांपल हैं, दवाइयों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे, वेरोनल, ये सॉल्ट्स हैं उनके, ठीक है, वेलियम, और यहाँ पे दे रखा है सेकोनल या फिर सीरोटोनिन, ठीक है, क्या हो जाएगा, सीरोटोनिन, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब बोलते हैं ना, ये जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स विद मतलब बारबीट्यूरेट्स लाइक मतलब बारबीट्यूरेट्स मतलब ट्रैंक्विलाइजर्स के जैसे ही काम करता है वही। आई थिंक हमने ट्रैंक्विलाइजर्स भी नहीं पढ़े हैं, तो चलो ठीक है, छोड़ो, हम अभी ट्रैंक्विलाइजर्स भी पढ़ ही लेते हैं। तो देखो ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करते हैं हम। ट्रैंक्विलाइजर्स सही है क्या, यहाँ पे आएगा ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक। ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स और वो पेन किलिंग वाले थे ना एनाल्जेसिक्स, या एनाल्जेसिक्स और ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं। मतलब कि इसमें क्या बोलेंगे, मैसेंजर मैकेनिज्म यूज़ होता है, मतलब हम क्या लिपिड लेयर है, लिपिड्स की लेयर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कोई दवाई खाई, वो मैसेज लेके आया यहाँ पे आके अटैच हो जाता है वो, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊँगी तुमको मैकेनिज्म, जब मैं फुली चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो ऐसे करके यहाँ पे ये मतलब सबका एंजाइम ये सब अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें एक दवाई दे रखी है नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं हम मूड चेंज में। किस में, मैं तुमको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तुमको बस इतना बता रही हूँ जितना तुमको याद रखना है, ठीक है। ये किस में यूज़ करते हैं हम, नॉर एड्रेनलिन का यूज़ करते हैं मूड चेंज में। और एंटी डिप्रेसेंट की बात करेंगे तो इसमें ना दो यूज़ की जाती हैं दवाइयाँ, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट की बात करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है आइप्रोनियाजिड, दूसरा दे रखा है फिनाल्जिन, ठीक है। फिनाल्जिन तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, नीट के अंदर, ठीक है। ये सब क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दवाई आ जाती है, दैट इज़ एक्वानिल, ठीक है। एक्वानिल पे बहुत क्वेश्चन आया है। एक्वानिल का यूज़ हम किस में करते हैं, जैसे किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर बात करेंगे हाइपरटेंशन हो रही है किसी को, तो हाइपरटेंशन में भी हम क्या यूज़ करते हैं, एक्वानिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर किसी को हो रही है टेंशन, ठीक है, टेंशन के लिए वो बंदा ले लेगा क्या, मैप्रोवामेट होता है, ठीक है, मैप्रोवामेट हो गया, और ना क्लोराइडो एजोपेक्साइड, ठीक है, एजोपेक्साइड टिपिकल से नेम है, तो ये सब यूज़ हो जाते हैं टेंशन के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी, और जो जिससे कि मैं ट्रिक्स ला सकूँ, और मतलब होता है ना कि टाइम थोड़ा सा बच जाए, तो उसके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे हम कुछ, ठीक है ना। जैसे टाइम बच जाता है ना, जैसे कभी कभी तुमको पूरा चैप्टर अगर पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से रीड करने में बहुत टाइम लगता है, बट वो पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है कि उसको तुम 1-2 बार पढ़ लोगे ना तुमको चैप्टर, तो वो याद हो जाएगा। तुमको लाइन टू लाइन भी याद होना चाहिए एनसीईआरटी से, क्योंकि आजकल लाइन टू लाइन बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।